नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जरधारी क्लासेस में। दोस्तों आज हम यहाँ पे सोल्व करेंगे उत्तराखंड डीएलएड एग्जाम पेपर 2014 का। यानी 2014 में जो एग्जाम हुआ था डीएलएड का उत्तराखंड में, उसका एग्जाम पेपर किस प्रकार बना था उसको हम सोल्व करेंगे यहाँ पे। आज मैं यहाँ पे जीके वाला पोर्शन सोल्व कराऊंगा आपको। साथ ही साथ इससे पहले हम 2019 का आपको कंप्लीट डीएलएड का पेपर सोल्व करा चुके हैं। ये आपको पेपर इसलिए सोल्व कराए जा रहे हैं, पहले इन दो पेपरों को सोल्व कराते हैं, उसके बाद आपके लिए कुछ प्रैक्टिस सेट भी यहाँ पे वीडियो के माध्यम से लाए जाएंगे। पेपर दोस्तों आपको इसलिए सोल्व कराया जा रहा है यहाँ पे कि ताकि आप समझ सकें कि कौन से पोर्शन से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं। विशेषकर जो जीके वाला पोर्शन है यहाँ पे 50 क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपसे, और आपने देखा होगा लगभग 8-9 क्वेश्चन हिस्ट्री से बन रहे हैं, वैसे ही 8-9 क्वेश्चन पॉलिटी से बन रहे हैं, 5-6 क्वेश्चन बन रहे हैं इकोनॉमिक्स से, और 10-11 क्वेश्चन जियोग्राफी से बन रहे हैं, और लगभग 10 के करीब क्वेश्चन दोस्तों किससे बन रहे हैं, करंट से बन रहे हैं। तो इस प्रकार आपको पेपर देखना है, सोल्व करना है, और ये ध्यान देना है कि आपको कितना कहाँ से पढ़ना है। इसलिए दोस्तों आपके लिए इन्हीं पेपर के हिसाब से लगभग 10 प्रैक्टिस सेट भी बनाए गए हैं, और प्रत्येक प्रैक्टिस सेट में 200-200 क्वेश्चन है, यानी लगभग 2000 क्वेश्चन टोटल। तो विशेषकर उसमें आपको रीजनिंग और मैथ वो आपको जरूर वहां से सॉल्व करनी है, क्योंकि अगर आप रीजनिंग और मैथ उन प्रैक्टिस सेट से सॉल्व करते हैं तो मोस्टली दोस्तों आपकी तैयारी वैसे ही हो जाएगी। और टाइम आपको देखना होगा, टाइम मैनेज आप जरूर करें घर पे अलार्म लगा के 2.5 घंटे का, और 2.5 घंटे में आपको एक पेपर, एक जो प्रैक्टिस सेट हमारे द्वारा बनाया गया है 200 मार्क्स का, वो आपको सॉल्व करना है। क्योंकि टाइम का काफ़ी इसमें माइंड रखता है। अगर आपकी टाइमिंग सही है रीजनिंग करने की, मैथ करने की, मैथ के सवालों को सॉल्व करने की, तो आप मतलब काफ़ी बेहतर स्थिति में है। तो लिंक दोस्तों आपको उन सभी प्रैक्टिस सेट का मिल जाएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, या आप सर्च कर सकते हैं jardhariclasses.in। तो शुरू करते हैं दोस्तों आज का लेक्चर, और आज की वीडियो में हम यहाँ पे 2014 का जीके वाला पोर्शन सोल्व करने वाले हैं, और साथ ही साथ इसके बाद आपके लिए कुछ अन्य प्रैक्टिस सेट भी लाए जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 1 आप यहाँ पे दे सकते हैं, उत्तराखंड के निम्न पर्वत शिखरों में सबसे ऊंचा पर्वत शिखर। तो उत्तराखंड के यहाँ पे लगभग नॉर्मल ही क्वेश्चन बन रहे हैं। तो उत्तराखंड का जो सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है, कई बार हम आपको उत्तराखंड सीरीज में बता चुके हैं, ये है नंदा देवी पर्वत। जो नंदा देवी पर्वत है ये कहाँ है, ये आपका देखो, ये आपका चमोली है और ये आपका पिथौरागढ़ है। और जो नंदा देवी पर्वत है वो इस प्रकार से फैला हुआ है, ठीक है। तो जो नंदा देवी पूरी है वो आपका पिथौरागढ़ में आता है, पिथौरागढ़ और चमोली में, और नंदा देवी पश्चिमी कौन है, चमोली, पूरा चमोली में आता है। तो जो नंदा देवी पश्चिमी है इसकी ऊंचाई है 7817। यानी अगर आपको नंदा देवी पर्वत की मतलब नंदा देवी पर्वत की ऊंचाई आपसे पूछी गई है तो 7817 मीटर, जो कि उत्तराखंड का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे दूसरा आता है कामेट, जिसकी ऊंचाई है 7756, और तीसरा है माणा, जिसकी ऊंचाई है 7272, और नंदा देवी कितनी होगी, 7817। तो सबसे ऊंची पर्वत चोटी हो गई यहाँ पे नंदा देवी। दूसरा यहाँ पे बिजली की चमक पहले दिखाई देती है और फिर उसकी आवाज सुनाई पड़ती है, क्योंकि ऑप्शन आप यहाँ पे देख सकते हैं। देखो आपने कई बार खुद फील किया होगा कि बिजली जब चमकती है तो चमक आपको पहले दिखाई देगी और आवाज उसके कुछ समय बाद गिड़गिड़ाने की आएगी। तो उसमें एक्चुअली होता क्या है कि जो प्रकाश की चाल है वो काफी तेज है, किसके कंपेयर में, ध्वनि की चाल के कंपेयर में। जो प्रकाश है, जो बिजली है, वो हमें पहले दिखाई देती है, वो हम तक पहले पहुंच जाती है, जबकि जो ध्वनि है वो थोड़ा टाइम लगाती है। तो इसलिए जो ध्वनि है, बिजली कड़कने की जो ध्वनि है, तो बिजली का प्रकाश पहले दिख जाता है और ध्वनि वहां पे हमें बाद में दिखती है। तो इसका हो जाएगा बी ऑप्शन सही आंसर। प्रकाश की किरणें ध्वनि तरंगों की अपेक्षा अधिक वेग से चलती है। बी ऑप्शन हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। और आप भली भांति जानते होंगे कि जो प्रकाश की चाल होती है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, ये पॉलिटी का क्वेश्चन आ गया। और आपको पता है जितने भी पॉलिटी के इसमें क्वेश्चन पूछे गए दोस्तों, कंप्लीट मैं आपको पॉलिटी वाली सीरीज में कंप्लीट आपको पॉलिटी करा चुका हूं, और उससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं होगा। तो यदि आप डीएलएड की तैयारी कर रहे हैं तो प्लेलिस्ट में आप जा सकते हैं, और वहां पर मैंने पॉलिटी कंप्लीट करा रखी है, तो उसको आप जरूर देखें। लगभग 20-25 वीडियो होगी, 3-4 दिन में आप कवर कर सकते हैं कंप्लीट पॉलिटी। और हिस्ट्री की सीरीज आजकल चल रही है, तो उसके साथ आपको जरूर जुड़े रहना है। हिस्ट्री भी आपको डिटेल्स में पढ़ाई जा रही है, तब चाहे आप डीएलएड के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, या बीएड की एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, या ग्रुप सी के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं,
हर एग्जाम में हिस्ट्री, ये पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स ये पूछे ही जाते हैं। तो जो भी हमारी सीरीज चल रही है उसमें आप जरूर जुड़ें। पॉलिटी वाले हम कंप्लीट करा चुके हैं और हिस्ट्री की आजकल चल रही है। और फिलहाल के लिए आपको इकोनॉमिक्स और जियोग्राफी, क्योंकि वो तब तक शुरू नहीं हो पाई, इकोनॉमिक्स में कोशिश करूंगा शुरू करने की, जियोग्राफी आपको तब तक ले खुद देखना है। और करंट आपको लगातार मिलते रहते हैं प्रत्येक हफ्ते। तो क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे, पंचायती राज के त्रिस्तरीय ढांचे में कौन शामिल नहीं है? देखो, पंचायती राज व्यवस्था क्या है? 73वां संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया था। कब जोड़ा गया था? 73वां संविधान संशोधन के माध्यम से 1992 में। भाग 9 में इसको रखा गया है पंचायती राज व्यवस्था को। और अनुसूची है 10वीं अनुसूची। और अनुच्छेद कौन से आर्टिकल संबंधित है पंचायती राज व्यवस्था से? तो वो है आर्टिकल 243। अब इसमें जो पंचायती राज व्यवस्था का जो त्रिस्तरीय ढांचा है, इसमें सबसे पहले आती है, यहाँ पे आता है ग्राम पंचायत। इसके ऊपर हो गया आपका पंचायत समिति, यानी जो ब्लॉक स्तर पे होती है पंचायत समिति। और उसके बाद आ गया जिला परिषद, जो जिला स्तरीय होता है। ग्राम पंचायत ये ग्राम सभा के स्तर की हो गई, पंचायत समिति ये ब्लॉक स्तर की हो गई, और जिला परिषद ये जिला स्तर की हो गई। तो यहाँ पे ग्राम सभा हो जाएगा सही आंसर, क्योंकि ग्राम सभा जो ये त्रिस्तरीय ढांचा है उसमें क्या आती है? ग्राम पंचायत आती है, पंचायत समिति आती है और जिला परिषद आता है। ये भी आता है, ये भी आता है और ये भी आता है, यानी इसका बी ऑप्शन। क्योंकि ग्राम सभा किसके अंतर्गत आती है? ये ग्राम पंचायत के ही अंतर्गत आती है। ठीक है, तो यहाँ पे बी ऑप्शन इसका हो जाएगा सही आंसर। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों यहाँ से ये बनता है कि सर्वप्रथम त्रिस्तरीय जो पंचायती राज व्यवस्था है ये कहाँ शुरू की गई थी? तो 2 अक्टूबर 1959 में पंडित जवाहरलाल नेहरू तत्कालीन जो प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने राजस्थान के नागौर जिले के बगदरी गांव में, पूरी डिटेल्स मैंने आपको पॉलिटी पढ़ा रखा है, बगदरी गांव में सर्वप्रथम स्थापना की थी त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की। आगे बढ़ते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य के बाद मौर्य साम्राज्य के शासक कौन बने? चंद्रगुप्त मौर्य जो संस्थापक था मौर्य वंश का, और चंद्रगुप्त मौर्य के बाद बनता है जो शासक, वो बनता है आपका बिंदुसार, और बिंदुसार के बाद बनता है अशोक। और ये आजकल मैंने मौर्य साम्राज्य आजकल ही लेटेस्ट आपको ये पढ़ा रखा है। तो हिस्ट्री सीरीज में आप जरूर जुड़े हमारे साथ। 5वां क्वेश्चन है, स्कंद पुराण में गढ़वाल के लिए प्रयुक्त नाम। तो स्कंद पुराण में 5 हिमालयी खंडों के बारे में बताया गया है, जिसमें गढ़वाल को कहा गया है केदार खंड। और कुमाऊं को क्या कहा गया है? तो कुमाऊं को कहा गया दोस्तों मानस खंड। कुमाऊं को कहा गया मानस खंड और गढ़वाल को कहा गया है केदार खंड। आगे है क्वेश्चन नंबर 6, पेन ड्राइव है। तो जो पेन ड्राइव है, पेन ड्राइव क्या है? एक हटाए जाने वाला द्वितीय भंडारण एकक। देखो, पेन ड्राइव में हम कोई भी चीज़ स्टोर कर सकते हैं, अपनी इमेज, अपनी कुछ फाइल्स, और इसको बार बार मतलब लगा भी सकते हैं कंप्यूटर में, हटा भी सकते हैं। तो एक हटाए जाने वाली द्वितीय भंडारण एकक है ये एक भंडारण का कार्य करता है, स्टोरेज का कार्य करता है। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित में किसकी गति वायु में सबसे तीव्र है? तो देखो, वायु में किसकी गति होगी तीव्र? हवाई जहाज, रॉकेट, ध्वनि या प्रकाश। तो ऊपर में आपको बता चुका हूं कि प्रकाश की चाल सर्वाधिक होती है। कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। देखो यहाँ से सूर्य कितना दूर है, सूर्य पृथ्वी से बहुत दूर है, फिर भी सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पे पहुंच जाता है। लेकिन क्या कोई हवाई जहाज इतनी स्पीड से सूर्य तक पहुंच सकता है, या रॉकेट पहुंच सकता है, या ध्वनि पहुंच सकती है? बिल्कुल नहीं। तो सबसे ज़्यादा तीव्र चाल किसकी है? वो है प्रकाश की। क्वेश्चन नंबर 8 है, गायत्री मंत्र लिया गया है। यही मैं आपको करा चुका हूँ ऋग्वेदिक काल में। तो गायत्री मंत्र लिया गया है दोस्तों ऋग्वेद से। ऋग्वेद का जो तीसरा मंडल है, 3rd मंडल है, तीसरा मंडल, इसमें गायत्री मंत्र का उल्लेख किया गया है। और गायत्री मंत्र की रचना किसके द्वारा की गई थी? विश्वामित्र द्वारा। उसके बाद जो कुछ अन्य मंडल है ऋग्वेद के, 7वां जो मंडल है ऋग्वेद का, इसमें दशराज युद्ध का वर्णन मिलता है, दशराज युद्ध। 9वां जो मंडल है ऋग्वेद का, ये सोम देवता को समर्पित है। और जो 10वां मंडल है ऋग्वेद का, इसमें चातुष्य वर्ण यानी 4 जो वर्ण है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र और वैश्य, इन 4 वर्णों का उल्लेख मिलता है ऋग्वेद के 10वें मंडल में। तो सभी मंडल आपको इस प्रकार से नोट करने। 3rd में गायत्री मंत्र,
सातवें में दशराज युद्ध, नवें में सोम देवता को समर्पित है, 10वां मंडल है जिसमें चातुर्य वर्ण के बारे में उल्लेख मिलता है। आज ही कल मैंने लेटेस्ट आपको वीडियो में बता रखा है। हिस्ट्री में हमारा कोर्स दोस्तों यहाँ पे सातवाहन वंश तक हो गया, और आज शाम को हिस्ट्री की जो वीडियो आएगी उसमें आपको कुषाण, शक और जो मतलब जो विदेशी आक्रमण थे वो आपको कंप्लीट कराए जाएंगे। आगे भारत में सर्वाधिक प्राचीन पर्वत। तो भारत में जो सर्वाधिक प्राचीन पर्वत है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट, हर जगह दोस्तों ये क्वेश्चन पूछा जाता है, और ये है अरावली, जो कि राजस्थान में स्थित है। अरावली पर्वत श्रेणी भारत की सर्वाधिक प्राचीन पर्वत श्रृंखला है। क्वेश्चन नंबर 10 है, सार्वजनिक वितरण प्रणाली का लक्ष्य क्या है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली आप समझते होंगे, आपने देखा होगा कि घरों में, गांव में क्या होता है, या कई जगह आपने देखोगा बीपीएल श्रेणी के लोग होते हैं, एपीएल श्रेणी के लोग होते हैं। सरकार द्वारा सार्वजनिक वितरण प्रणाली का प्रयोग करके लोगों को गेहूं, विशेष तौर पर गेहूं, चावल और चीनी और मिट्टी का तेल, राशन की दुकानें तो आपने देखी होगी, सिंपल सी बात है। तो राशन की दुकानों में क्या होता है, सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से गेहूं, चावल, मिट्टी का तेल और चीनी ये वितरित किया जाता है। तो इसका लक्ष्य क्या है, गरीबों को खाद्य सुरक्षा उपलब्ध कराना, बिल्कुल सही। जमाखोरी एवं कालाबाजारी रोकना, बिल्कुल, अगर सार्वजनिक वितरण प्रणाली का आप प्रयोग करेंगे तो जमाखोरी और कालाबाजारी जरूर रोकी जा सकती है, फिर भी कहीं ना कहीं तो होती है, तो बी ऑप्शन भी सही है। तीसरा है व्यापारियों द्वारा अधिक मूल्य लिए जाने से रोकना, बिल्कुल। अब ऐसा नहीं, अगर देखो आप पर्सनली किसी को बेचते हो तो कहीं ना कहीं किसी को आप ज़्यादा रेट में बेच सकते हो, किसी को कम रेट में, लेकिन अगर सार्वजनिक वितरण प्रणाली द्वारा प्रयोग किया जा रहा है तो व्यापारियों द्वारा अधिक मूल्य लिए जाने से रोकना, यानी इसका हो जाएगा उपरोक्त सही। डी ऑप्शन हो जाएगा 10 का सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 है, तेजस क्या है। तो दोस्तों तेजस क्या है, ये एक आपका भारत में निर्मित हल्का लड़ाकू विमान है। ए ऑप्शन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 11 का सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 की ओर बढ़ते हैं। सूरसागर की रचना सूरदास ने किस भाषा में की है। सूरसागर की रचना जो सूरदास ने की है वो की है दोस्तों व्रज भाषा में। डी ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। सूरदास जो कि भक्तिकालीन युग के सगुण धारा के कवि थे और वात्सल्य रस का सम्राट भी माना जाता है सूरदास को। तो सूरदास की जो ये रचना है सूरसागर, ये इन्होंने ब्रज भाषा में इसकी रचना की है। क्वेश्चन नंबर 13 है, मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है। राष्ट्रपति के बारे में आपको पढ़ा रखा है, वहीं से क्वेश्चन आ रखा है। तो मुख्य चुनाव आयुक्त की जो नियुक्ति करता है वो करता है राष्ट्रपति। साथ ही साथ राष्ट्रपति किन किन की नियुक्ति करता है, तो भारत का जो महान्यायवादी है, उसके बाद जो क्या है नियंत्रक महालेखा है, महालेखा, और उसके बाद जो राज्यपाल हैं उनकी नियुक्ति भी किसके द्वारा होती है, राष्ट्रपति के द्वारा। और यहाँ पे वित्त आयोग का अध्यक्ष हो गया, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष, इन सब की नियुक्ति किसके द्वारा होती है, राष्ट्रपति के द्वारा होती है। बी ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 है, 13 मार्च को किसके शहीद होने की याद में शहीद दिवस मनाया जाता है। तो भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव, इनको 23 मार्च 1931 में फांसी दी गई थी अंग्रेजों द्वारा, और ये 23 मार्च 1931 में क्या हो गए थे, शहीद हो गए थे। तो इनकी याद में शहीद दिवस मनाया जाता है 23 मार्च को, भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव की याद में। क्वेश्चन नंबर 15 है, गन्ना किस जलवायु की फसल है। उत्तराखंड की जलवायु मैंने आपको ये समझा भी रखा है। तो जो गन्ना उत्तराखंड में, अगर आप देखें उत्तराखंड में गन्ना कहाँ होता है, विशेषकर देहरादून, उधम सिंह नगर, जो शिवालिक श्रेणियाँ हैं यहाँ पे गन्ना पाया जाता है। और इन क्षेत्रों में जो जलवायु है वो होती है उष्ण कटिबंधीय जलवायु। तो गन्ना किस जलवायु की फसल है, उष्ण कटिबंधीय जलवायु की फसल है। क्वेश्चन नंबर 16 है, भारत के इतिहास में 13 अप्रैल 1919 प्रसिद्ध है। 13 अप्रैल 1919 को क्या हुआ था, जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। डी ऑप्शन हो जाएगा इसका सही आंसर। अब देखो जो अन्य ऑप्शन है आ सकते हैं एग्जाम में, तो बंगाल का विभाजन हुआ था 20 जुलाई 1905 को। पूना एक्ट, ये समझौता हुआ था महात्मा गांधी और अंबेडकर के बीच, कब हुआ था, सितंबर 1932 में। मार्ले मिंटो सुधार, ये कब आया था भारत, 1909 में। मार्ले मिंटो सुधार 1909 में अरुंडेल संबंधित समिति की सिफारिश पर। और जलियांवाला बाग हत्याकांड 1905
2019 में। तो चारों ऑप्शन मैंने आपको यहाँ पे कवर करा दिए हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, तेलंगाना भारत का कौन सा राज्य बना? तो तेलंगाना जब अलग हुआ था, कब अलग हुआ था? 2 जून 2014 को। किससे अलग हुआ था? आंध्र प्रदेश से। आंध्र प्रदेश दोस्तों वही राज्य है जो सर्वप्रथम भाषाई आधार पर पृथक किया गया था। भाषाई आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य था आंध्र प्रदेश। ये कब गठित हुआ था? 1 अक्टूबर 1953 को। आंध्र प्रदेश, ठीक है, एपी लिख रहा हूं मैं। ये सर्वप्रथम भाषाई आधार पर गठित हुआ था और उसके बाद इसका विभाजन भी हो गया है 2 जून 2014 को। तेलंगाना इससे अलग होकर 29वां राज्य बना भारत का। सी ऑप्शन हो जाएगा 17 का सही आंसर। अब 8वां है यहाँ पे आपको क्या करना है? सम्मिलित करना है। तो देखो हेमकुंड साहिब ये आपका कहाँ है? ये चमोली है, तो ए का हो जाएगा 3। पूर्णगिरी ये आपका चंपावत है। पूरा मैंने जीके में आपको करा रखा है। हर क्वेश्चन दोस्तों डीएलएड में मोस्टली क्वेश्चन लगभग जीके में 50 में से 40-42 क्वेश्चन मैं बता सकता हूँ जो मैंने आपको पढ़ा रखे हैं। बी का यहाँ पे हो जाएगा चंपावत, यानी तीसरे पे हो जाए नहीं, चंपावत चौथा पे, ठीक है, चौथा पे। और सरोवर नगरी कहा जाता है नैनीताल को, झीलों की नगरी भी इसको कहा जाता है, तो सी का हो जाएगा 2। और झंडा मेला, झंडा मेला कहाँ लगा है? तो ये लगता है आपका देहरादून, तो डी का हो जाएगा 1। तो 3 4 2 1, 3 4 2 1, ए ऑप्शन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 18 का सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 19 है, निम्न में से कौन सा भारत के लिए उपयुक्त वैकल्पिक ऊर्जा स्रोत है? तो देखो सबसे उपयुक्त जो वैकल्पिक ऊर्जा स्रोत है आज के डेट में भारत में वो है सौर ऊर्जा। क्योंकि देखो सौर ऊर्जा हमें सूर्य से प्राप्त होती है, सूर्य जो कि ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत है। तो आज की स्थिति में वैकल्पिक ऊर्जा स्रोत, उपयुक्त जो वैकल्पिक ऊर्जा स्रोत है भारत का वो है सौर ऊर्जा। बी ऑप्शन हो जाएगा इसका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 20 है, शीतकालीन हिमकिरणों का प्रमुख केंद्र ओली किस जिले में है? तो जो ओली है वो उत्तराखंड के चमोली जनपद में है। डी ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। चमोली जनपद का जो ओली है वो ट्रैकिंग के लिए काफी प्रसिद्ध है, तो डी ऑप्शन हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। 21वां है, बायोगैस का मुख्य अवयव। बायोगैस इसका जो मुख्य अवयव है वो है दोस्तों आपका मीथेन। सी ऑप्शन हो जाएगा इसका सही आंसर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की ओर। एटीएम का विस्तारित रूप, एटीएम सब प्रयोग करते हैं, तो ऑटोमेटेड टेलर मशीन। डी ऑप्शन हो जाएगा एटीएम की जो फुल फॉर्म है ऑटोमेटेड टेलर मशीन। डी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 है, नर्मदा घाटी परियोजना के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा बांध गुजरात राज्य में निर्मित किया जा रहा है? तो देखो वैसे जो जितने भी ये बांध है वो नर्मदा घाटी के अंतर्गत ही आते हैं, नर्मदा नदी पर ही बने हैं। लेकिन आपको ये बताना कि गुजरात में कौन है? सरदार सरोवर बांध। देखो सरदार जी कहाँ के थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल गुजरात के थे, तो सरदार सरोवर बांध कहाँ बन रहा है? गुजरात में। नर्मदा घाटी परियोजना के अंतर्गत जो गुजरात में निर्मित किया जा रहा है वो है सरदार सरोवर बांध। ए ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। अब देखो जो अन्य बांध है नर्मदा सागर बांध, ये भी कहाँ है आपका? नर्मदा नदी घाटी पर, मध्य प्रदेश में है, एमपी में। ओंकारेश्वर बांध ये भी मध्य प्रदेश में है, नर्मदा नदी पर। महेश्वर बांध ये भी मध्य प्रदेश में है, नर्मदा नदी पर। और जो सरदार सरोवर बांध है ये आपका हो जाएगा गुजरात में। ठीक है, तो ए ऑप्शन हो जाएगा 25 का यहाँ पे राइट आंसर। 25 का नहीं 23 का। आगे बढ़ते हैं 24 की ओर। भारत गणराज्य कब बना? तो हम गणतंत्र दिवस कब मनाते हैं? 26 जनवरी को मनाते हैं। तो 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ था और इसी दिन गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। तो भारत गणराज्य बना था 26 जनवरी 1950 को। सी ऑप्शन हो जाएगा 24 का सही आंसर। यहीं से एक क्वेश्चन और बनता है कि भारत के संविधान को अंगीकृत कब किया गया था, यानी अडॉप्ट कब किया गया था? तो वो किया गया था दोस्तों 26 नवंबर 1949 को। संविधान लगभग पूरा बन चुका था और जो 16 अंश है तो उनको इसी दिन लागू किया गया था, यानी हमने अडॉप्ट कर लिया था, अंगीकृत कर लिया था संविधान, लेकिन पूर्ण रूप से लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। ये डेट इसलिए चुनी गई थी क्योंकि इससे पूर्व में 26 जनवरी 1930 को कांग्रेस ने क्या किया था? कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज दिवस मनाया था। तो इस दिवस की वैल्यू को बनाए रखने के लिए 26 जनवरी को ही 1950 को क्या किया गया? भारत का गणतंत्र दिवस मनाया गया और तब से लेकर आज तक ये
मनाया जाता है। तो सी ऑप्शन हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 25 है, मिट्टी में नाइट्रोजन की कमी को कौन सी फसल पूरा कर सकती है? नाइट्रिफिकेशन, नाइट्रोजन का जो स्थिरीकरण, उसके लिए जो सबसे महत्वपूर्ण फसल है इनमें वो है मटर। मटर क्या करती है, वायुमंडल के जो नाइट्रोजन है उसका फिक्सेशन करके, उसका स्थिरीकरण करके नाइट्रोजन को ऐसे पार्टिकल में वो करती है ताकि उसको जो प्लांट्स होते हैं, जो पेड़ पौधे होते हैं, वो उसको ले सके। तो मटर क्या करता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है। नाइट्रोजन फिक्सेशन की क्षमता होती है मटर की। ए ऑप्शन हो जाएगा इसका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 26 है, सती प्रथा को समाप्त कराने में किसकी महत्वपूर्ण भूमिका है? तो सती प्रथा को सती जो प्रथा है इसको समाप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका है राजा राम मोहन राय जी की। 1829 में हुई थी सती प्रथा समाप्त, और इसमें राजा राम मोहन राय ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। और इस समय लॉर्ड विलियम बेंटिंग के समय ये सती प्रथा समाप्त हुई थी। ये भी कई बार पूछा जाता है। राजा राम मोहन राय, इनके बारे में जान लेते हैं। इन्होंने 1828 में इन्होंने क्या किया था, ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है। और यहीं से एक महत्वपूर्ण अन्य क्वेश्चन बनता है कि ब्रह्म समाज का विभाजन कब हुआ था? 1866 में। और 1866 में जो केशव चंद्र सेन है, ये वाले केशव चंद्र सेन, इन्होंने क्या किया था, भारतीय ब्रह्म समाज की स्थापना की। तो दो तरह से क्वेश्चन बनते हैं ब्रह्म समाज से। अगर सिंपल सा क्वेश्चन बनता है कि ब्रह्म समाज की स्थापना कब की गई, 1829 में की गई, 28 में, ठीक है, 1828 में। और किसके द्वारा की गई? राजा राम मोहन राय द्वारा। फिर इसका विभाजन होता है 1866 में। और 1866 में भारतीय ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा की जाती है? तो वो की जाती है केशव चंद्र सेन द्वारा। क्वेश्चन नंबर 27 की ओर बढ़ते हैं। किस लवण के घुलने से जल स्थायी रूप से कठोर हो जाता है? देखो, बाइकार्बोनेट इससे अस्थायी रूप से कठोर होता है, कार्बोनेट इससे भी अस्थायी रूप से कठोर होता है। तो कैल्शियम क्लोराइड, डी ऑप्शन हो जाएगा 27 का सही आंसर, जिससे जल क्या हो जाता है, स्थायी रूप से कठोर हो जाता है। दोस्तों, तो डी ऑप्शन हो जाएगा 27 का सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 28 है, रिक्टर स्केल से क्या नापा जाता है? तो रिक्टर स्केल से नापा जाता है भूकंप की तीव्रता। क्वेश्चन नंबर 29 है, किन रोगों से रक्षा करने के लिए शिशुओं को डीपीटी का जो टीका होता है ये लगाया जाता है? तो देखो, डीपीटी की फुल फॉर्म क्या है? डी से हो गया डिप्थीरिया, उसका पी से हो गया पर्टुसिस यानी काली खांसी, और टी से हो गया टेटनस। तो डिप्थीरिया, पर्टुसिस, पी यानी काली खांसी, और टिटनेस। तो डी ऑप्शन हो जाएगा 29 का सही आंसर। डीपीटी का जो टीका लगाया जाता है वो डिप्थीरिया, काली खांसी और टिटनेस की रक्षा हेतु लगाया जाता है, टिटनेस से रक्षा हेतु। क्वेश्चन नंबर 30 है, निम्न में से कौन प्रोटीन का समृद्ध स्रोत है? तो प्रोटीन का जो सर्वाधिक स्रोत है, प्रोटीन हमें सर्वाधिक मिलती है सोयाबीन से। सी ऑप्शन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 30 का सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 31 है, सूर्य ग्रहण के समय क्या सत्य है? देखो, जब सूर्य ग्रहण लगता है यानी सूर्य हमें दिखाई नहीं देता है, तो कौन सा कारण हो सकता है सूर्य हमें दिखाई नहीं दे? ये आपका है सूर्य, और यहाँ पे हम रह रहे हैं, ये है आपकी पृथ्वी, काफी दूर है सूर्य। अब सूर्य का प्रकाश आ रहा है पृथ्वी में, तो यानी हमें सूर्य दिखाई दे रहा है, लेकिन इसके बीच कुछ ऐसा आता है कि इसका प्रकाश पृथ्वी में आना बंद हो जाता है, सूर्य हमें दिखाई नहीं देता है। इसलिए हम बोलते हैं कि सूर्य पर क्या लग गया? ग्रहण लग गया, क्योंकि सूर्य में एक काला धब्बा लग जाता है, ग्रहण लग जाता है। तो कौन आता है सूर्य के बीच? वो होता है सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा, और जिसके कारण हमें सूर्य यहाँ पे दिखाई नहीं देता है। तो कुल मिला के 31 का सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? वो हो जाएगा ए, चंद्रमा। यह चंद्रमा सूर्य एवं पृथ्वी के बीच आ जाता है, और तब क्या लगता है? सूर्य ग्रहण लगता है। एक होता है चंद्र ग्रहण। चंद्र ग्रहण इसमें क्या होता है कि इसमें ये सूर्य है आपका, और ये है चांद, तो यहाँ पे आ जाती है पृथ्वी। तो चंद्र ग्रहण के समय सूर्य और चंद्रमा के बीच क्या आ जाती है? पृथ्वी आ जाती है। और सूर्य ग्रहण के समय
सूर्य और पृथ्वी के मध्य क्या होता है, चंद्रमा आ जाता है। ए ऑप्शन हो जाएगा इसका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 32 है, साल, सागौन और आम कौन से वन के मुख्य वृक्ष हैं। ये मैंने उत्तराखंड परीक्षा वाणी सीरीज में आपको कुछ ही दिनों पहले कराया था। और इसमें जो पतझड़ वन आते हैं, मानसूनी या पतझड़ वन, वो क्या होते हैं, वहाँ पाए जाते हैं साल, सागौन और आम के वृक्ष, यानी बी ऑप्शन हो जाएगा 32 का सही आंसर। देखो जो आम का वृक्ष है एक मानसूनी पेड़ है, मानसून के समय उसमें पत्तियां खिलेंगी, फल फूल खिलेंगे, और पतझड़ वन के अंदर ये आते हैं। बी ऑप्शन हो जाएगा 32 का सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 33 है यहाँ पे, निम्नलिखित संस्थाओं में किससे महात्मा गांधी का संबंध नहीं है। तो देखो साबरमती आश्रम, महात्मा गांधी ने इसकी स्थापना की थी, कब की थी, 1915 में, इससे इनका संबंध है। सेवाग्राम आश्रम, इसकी स्थापना इन्होंने 1930 में की थी, इससे भी इनका संबंध है। फिनिक्स आश्रम, फिनिक्स आश्रम दोस्तों 1904 में गांधी जी द्वारा साउथ अफ्रीका यानी दक्षिण अफ्रीका में स्थापित किया गया था। और जो विश्व भारती है इसकी स्थापना 1921 में किसके द्वारा की गई थी, रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा 1921 में विश्व भारती की स्थापना की गई थी। तो डी ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। गांधी जी का संबंध विश्व भारती से नहीं है, क्योंकि विश्व भारती की स्थापना 1921 में रविंद्रनाथ टैगोर जी द्वारा की गई थी। क्वेश्चन नंबर 34 है, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स की इकाई निम्न में से किस शहर में है। देखो अगर सिंपल सा क्वेश्चन बनता है, ये भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स का मुख्यालय कहाँ है, तो इसका जो मुख्यालय है दोस्तों वो है दिल्ली। लेकिन यहाँ पे इकाई पूछी गई है, तो इसकी एक इकाई का है, वो है आपकी हरिद्वार। सी ऑप्शन हो जाएगा 34 का सही आंसर। भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स की इकाई कहाँ है, तो वो है हरिद्वार में, जबकि इसका मुख्यालय कहाँ है, तो मुख्यालय इसका कहाँ है, दिल्ली में है। और इसकी स्थापना कब हुई थी, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स की 1964 में इसकी स्थापना की गई थी। दोस्तों इसका पीडीएफ आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है, विद 10 प्रैक्टिस सेट के साथ। जो आपको ये पीडीएफ है ना, जो ये पिछला पेपर है 2014 का, 2019 का भी आपको पेपर मिल जाएगा, 2014 के भी आपको पेपर मिल जाएगा, और साथ ही साथ 10 प्रैक्टिस सेट भी ऐसे ही 200-200 मार्क्स के मिल जाएंगे। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जो अभ्यर्थी बिल्कुल सीरियस तैयारी करना चाहते हैं तो आप जरूर प्रैक्टिस करते रहें। क्वेश्चन नंबर 35 है, मानव शरीर का औसत तापमान। तो मानव शरीर का जो औसत तापमान होता है दोस्तों वो होता है 37 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर हम फ़ारेनहाइट की बात करें तो 98.6 फ़ारेनहाइट, ये क्या होता है, फ़ारेनहाइट में होता है, और डिग्री में 37 डिग्री सेंटीग्रेड। 36 है, रैणी गांव जो कि चमोली में है कि श्रीमती गौरा देवी का संबंध। तो गौरा देवी के बारे में उत्तराखंड का कौन सा व्यक्ति नहीं जानता होगा दोस्तों, सभी जानते हैं। चिपको आंदोलन से संबंधित रही है गौरा देवी, जो कि उत्तराखंड के चमोली जनपद के रैणी गांव की थी। तो चिपको आंदोलन से था इनका संबंध। क्वेश्चन नंबर 37 है, निम्नलिखित देशों को उनकी मुद्राओं के साथ सुमेलित कीजिए। तो देखो चीन की मुद्रा क्या है, जो चीन की मुद्रा है दोस्तों वो है युआन। फ्रांस की मुद्रा हो जाएगी यूरो, और इंग्लैंड की मुद्रा हो जाएगी दोस्तों पाउंड, और जापान की मुद्रा हो जाएगी येन। तो इसका 37 का जो हो जाएगा सही आंसर ऑप्शन ए। 37 का क्या सही आंसर है, ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। 38 की ओर बढ़ते हैं, शरीर में ऑक्सीजन की पूर्ति कौन करता है। तो आरबीसी क्या करती है, आरबीसी का कार्य यही है कि शरीर के भागों में शुद्ध ऑक्सीजन ये पहुंचाती है, रेड ब्लड कार्पल्स। आरबीसी करती है शरीर में ऑक्सीजन की पूर्ति। जबकि जो हमारी डब्ल्यूबीसी है इसका कार्य क्या है, ये है प्रतिरक्षा प्रणाली से संबंधित। जो हमें रोग होता है, हमें रोग आपने देखोगा, आपको बुखार आ गया, जैसे जुकाम हो गया नॉर्मली, तो कुछ जुकाम या बुखार नॉर्मली अपने आप ही सही हो जाते हैं। क्यों सही होते हैं, डब्ल्यूबीसी कारण। यह प्रतिरक्षा प्रणाली हमारे शरीर का, और आरबीसी ये ऑक्सीजन की पूर्ति करती है। तो क्वेश्चन पूछा गया है शरीर में ऑक्सीजन की पूर्ति कौन करता है, तो लाल रक्त कणिकाएं यानी रेड ब्लड कार्पल्स। 38 का हो जाएगा सी ऑप्शन सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 39 यहाँ पे, उत्तराखंड राज्य में महिलाओं के लिए सभी श्रेणी की सेवाओं में कितना प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण का प्रावधान किया गया है। तो 30% आरक्षण दिया जाता है उत्तराखंड की महिलाओं को। डी ऑप्शन हो जाएगा 39 का सही आंसर।
क्वेश्चन नंबर 40 है, विश्व में दुग्ध उत्पादन के क्षेत्र में भारत का स्थान। तो दुग्ध उत्पादन के क्षेत्र में जो भारत का स्थान है दोस्तों वो है प्रथम स्थान। ए ऑप्शन हो जाएगा 40 का सही आंसर, और दूसरे नंबर पर आता है अमेरिका। 41 है, किस स्थान से भागीरथी को गंगा के नाम से जाना जाता है। तो देखो भागीरथी ये आ रही है उत्तरकाशी टिहरी से होते हुए पहुंच जाती है देवप्रयाग, और अलकनंदा इधर चमोली रुद्रप्रयाग पौड़ी टिहरी किसी में बनाते हुए पहुंच जाती है देवप्रयाग। तो देवप्रयाग में संगम होता है भागीरथी का और अलकनंदा का, और यहाँ से इसको जाना जाता है गंगा के नाम से। तो देवप्रयाग इसका हो जाएगा 41 का सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 42 है, इंडियन वेटरनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट। अगर हम हिंदी में इसकी बात करें तो भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान IVRI उत्तराखंड में कहाँ स्थित है। तो उत्तराखंड में दोस्तों ये मुक्तेश्वर, और मुक्तेश्वर कहाँ है, नैनीताल। अगर जनपद पूछता है तो नैनीताल करना है, और स्थान पूछता है तो मुक्तेश्वर आपको करना है। इंडियन वेटरनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट IVRI कहाँ स्थित है, ये आपका मुक्तेश्वर में, और इसकी स्थापना मुक्तेश्वर में 1893 को हुई थी। क्वेश्चन नंबर 43 है, मद्रास के समीप कल्पक्कम नामक स्थान निम्नलिखित में से किसकी स्थापना की गई है। तो मद्रास के समीप जो कल्पक्कम है वहाँ पे नाभिकीय ऊर्जा केंद्र स्थापित है। 43 का हो जाएगा सी ऑप्शन सही आंसर, वर्तमान में तमिलनाडु। 44 है, होम रूल की स्थापना की थी। तो देखो जो होम रूल लीग है उसकी स्थापना सर्वप्रथम किसने की थी, बाल गंगाधर तिलक ने। कब की थी, 16 अप्रैल 1916 को बेलगांव कर्नाटक में। जबकि इसके कुछ समय बाद सितंबर 1916 को ही एनी बेसेंट द्वारा मद्रास में इसकी स्थापना की गई थी, होम रूल लीग की स्थापना। तो सर्वप्रथम किसने की थी, बाल गंगाधर तिलक ने। तो इसलिए यहाँ पे बाल गंगाधर तिलक हो जाएगा सही आंसर। 45 है, निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 कब लागू किया गया था। तो 45 का यहाँ पे जो सही आंसर हो जाएगा 1 अप्रैल 45 का यहाँ पे 1 अप्रैल 2010 को निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 को लागू किया गया था। और इसका जो उद्देश्य था, इसका जो लक्ष्य था वो था 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करना। निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 1 अप्रैल 2010 को ये लागू किया गया था। क्वेश्चन नंबर 46 है, मुद्रा राक्षस किस लेखक की कृति है। तो मुद्रा राक्षस जो किसके द्वारा लिखी गई है, विशाखा दत्त द्वारा। और मुद्रा राक्षस में वर्णन मिलता है हमें नंद साम्राज्य और मौर्य साम्राज्य का। नंद साम्राज्य किस प्रकार उसका अंत हुआ, किस प्रकार यहाँ पे मगध में मौर्य साम्राज्य की स्थापना होती है। और इसी विशाखा दत्त में चंद्रगुप्त मौर्य को कहा गया है वृषल, यानी जो निम्न कुल में पैदा हुआ था, और उसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य जो कि सम्राट बना था। तो विशाखा दत्त ने लिखी है मुद्रा राक्षस। वैसे हिस्ट्री में जो अधिकांश क्वेश्चन इस पेपर में बने हैं वो प्राचीन भारत से बने हैं, जो मैं आजकल ही आपको क्या करा रहा हूँ। लगभग 3 या 4 क्वेश्चन वहीं से कवर हो गए हमारे। ऋग्वेदिक काल से एक क्वेश्चन, और एक क्वेश्चन ये हो गया, और 2 या 3 क्वेश्चन और अन्य भी थे। ठीक है, एक वही था चंद्रगुप्त मौर्य के बाद कौन राजा बना, बिंदुसार राजा बना। तीसरा क्वेश्चन, कुल मिला के 4-5 क्वेश्चन सिर्फ प्राचीन भारत से ही इसमें पूछे गए हैं, और कुछ अन्य भी पूछे गए हैं। तो वो वहाँ से देखो दोस्तों, आजकल जो सीरीज चल रही है हिस्ट्री की, वहीं से ये क्वेश्चन बन रखे हैं। तो आप जरूर हमारे साथ, हमारी जो हिस्ट्री सीरीज चल रही है उसके साथ आपको जरूर जुड़ना है अगर आपको सीरियस तैयारी करनी है। तो 47वां है, द्वितीय हरित क्रांति का संबंध होगा। तो द्वितीय हरित क्रांति का जो संबंध है वो है दोस्तों जैव प्रौद्योगिकी से, यानी बायोटेक्नोलॉजी। ठीक है, अभी बायोटेक्नोलॉजी यानी जैव प्रौद्योगिकी क्या है, इसमें क्या किया जाता है। देखो जब प्रथम हरित क्रांति आई थी, हरित क्रांति का जो जनक माना जाता है भारत में वो माना जाता है MS स्वामीनाथन को। उसके बाद यहाँ पे देखा गया है कि भारत में जनसंख्या लगातार बढ़ती जा रही है, इसके लिए यहाँ पे उत्पादन भी वैसी होना चाहिए। तो इसलिए यहाँ पे जैव प्रौद्योगिकी यानी बायोटेक्नोलॉजी को यहाँ पे प्रयोग किया गया। इसके द्वारा मतलब कई नए तरीके से किस्में, गेहूं की किस्में, चावलों की किस्में, जो किस्में होती हैं उनमें वृद्धि की गई। जैसे आप देखते हो नस्ल, आप अगर जानवरों में देखें, जानवरों में भी नस्लों में सुधार किया जाता है। तो उसी प्रकार
प्लांट्स में जो फसलें होती है उनकी नस्लों में भी सुधार किया गया, ताकि अधिक से अधिक हमें फसल प्राप्त हो सके, कृषि अच्छी हो सके। तो इसलिए बायोटेक्नोलॉजी का प्रयोग किया गया द्वितीय हरित क्रांति में। 48 से द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया जाता है। तो द्रोणाचार्य पुरस्कार, गुरु द्रोण कहते एक शिक्षक थे, यानी एक कोच थे। तो ये क्या दिया जाता है, खेल प्रशिक्षक जो कोच होते हैं, विख्यात खेल प्रशिक्षकों को दिया जाता है द्रोणाचार्य पुरस्कार। 49 अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? तो 8 सितंबर को मनाया जाता है प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस। सर्वप्रथम अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाया गया था 1966 में। और पिछली बार 2021 में जो अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाया गया था 8 सितंबर 2021 को, उसकी थीम क्या थी? मानव केंद्रित पुनर्प्राप्ति के लिए साक्षरता, डिजिटल विभाजन, ये थीम थी 2021 की। क्वेश्चन नंबर 50 की ओर बढ़ते हैं। त्रिरत्न किस धर्म से संबंधित है? जैन धर्म। ये एक और क्वेश्चन बन गया प्राचीन भारत से। लगभग 5 क्वेश्चन इसमें पूछे गए हैं, जो मैंने आज का ही लगभग 10 वीडियो बना चुका हूं मैं, और वहीं से ये 5 क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो त्रिरत्न का संबंध है जैन धर्म से। कौन कौन त्रिरत्न है? सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन और सम्यक चरित्र। ये त्रिरत्न जैन धर्म से संबंधित है। ये ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। तो दोस्तों अभी मैंने आपको ये जीके वाला पोर्शन कराया। जीके में लगभग 50 क्वेश्चन पूछ जाते हैं, और इसमें आपने देखोगा हिस्ट्री से 8-9 क्वेश्चन पूछ जा रहे हैं। इस पेपर में तो खैर प्राचीन भारत से ही मोस्टली क्वेश्चन पूछे गए, जो मैंने आजकल आपको कराए हैं, लगभग 4-5 क्वेश्चन। पॉलिटी से क्वेश्चन पूछे गए हैं। पॉलिटी में आपको कंप्लीट करा चुका हूँ, तो प्लेलिस्ट का लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, या टेलीग्राम में शेयर कर दूंगा, या आप स्वयं भी जा सकते हैं जरदारी क्लासेज यूट्यूब चैनल में। और साथ साथ दोस्तों आपको प्रैक्टिस सेट जरूर लेने हैं, लिंक आपको मिल जाएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। प्रैक्टिस आपको जरूर अपनी करनी है। 200 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर आपके लिए बनाया गया है, और इसका पीडीएफ भी उसी के साथ आपको मिल जाएगा। तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक में जाना है, वहाँ पे आपको क्लिक करके वो पीडीएफ आप ले सकते हैं। और उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।